हाय फ्रेंड्स, आई एम मुज़म्मिल है और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है रोटेशनल मैकेनिक्स। तो आज हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसका एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, है ना। और आज की इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या फिर ये कह लीजिए रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है ना। तो रोटेशनल मैकेनिक्स को मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि ये जो रोटेशनल मैकेनिक्स है ना, ये जो रोटेशनल मैकेनिक्स है इसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रोटेशनल मैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, है ना। इसे हमने क्या कह सकते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कह सकते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरबीडी। तो मैं मोस्टली वीडियो में आरबीडी कहते हुए चलूंगा, है ना, कि हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल मैकेनिक्स को हम लोग आरबीडी भी कह सकते हैं। तो ये आखिर रिजिड बॉडी होता क्या है, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आखिर रिजिड बॉडी होता क्या है। आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि रिजिड बॉडी मतलब कि ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी बदलेगा नहीं, है ना। जिसके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो रिजिड बॉडी को आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि उसके दो पॉइंट्स की दूरी कभी बदलती नहीं। रिजिड बॉडी में, है ना, उसकी दो पॉइंट्स की दूरी कभी नहीं बदलेगी। देखिए मैं यहाँ पे एक रिजिड बॉडी लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रॉड ले लेता हूँ, है ना। ये क्या? एक रॉड है। अब ये जो एक रॉड है ये एक रिजिड बॉडी है। देखिए कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं होती, है ना। बट इस चैप्टर में हम लोग जो मोस्टली जो चीज़ें पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे रिजिड बॉडी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस पे बेस्ड होंगी, रिजिड बॉडी पे बेस्ड होंगी। तो मैं यहाँ पे एक रॉड पे था, है ना। तो मैं यहाँ पे एक रिजिड बॉडी पे था कि रिजिड बॉडी कहते हैं किसके, तो उसके उसमें जो दो पॉइंट्स है ना, मान लीजिए ये जो रॉड है इसमें दो पॉइंट्स है ना। इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। मैं किन्हीं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स की दूरी, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स है ना, तो इन दोनों पॉइंट्स की दूरी कभी भी बदलेगी। इन रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स सेम, कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इस लाइन के अलोंग, है ना, ये जो इस लाइन के अलोंग जो ये दोनों पार्टिकल्स हैं, क्या इस लाइन के अलोंग दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी? तो इसका आंसर है हाँ, इस लाइन के अलोंग दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। किस लाइन के अलोंग? जिस लाइन के अलोंग ये दोनों है ना, मतलब ये दोनों यहाँ पर है इस रॉड में। ये जो रॉड है इस रॉड में मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक दोनों ये दोनों पॉइंट्स, इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एज ए चुन लिया, है ना। अब ये दोनों पॉइंट जो जिस लाइन पे मतलब अलोंग इस लाइन के अलोंग, क्या इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी जिस लाइन के अलोंग ये दोनों है? तो बिल्कुल इस लाइन के अलोंग इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ v1 है और इसकी वेलोसिटी है कुछ v2, है ना। तो आप लोग को वेक्टर आता होगा, कंपोनेंट तोड़ना आता होगा, तो इस वीडियो का कुछ इस तरह कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। उसी तरह से इस v1 का एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ये मान लेते हैं θ1 है और ये है ना, ये क्या है? ये है हमारा θ2। तो अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v1 cos θ1 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos θ2। तो मैंने क्या कहा कि इस लाइन के अलोंग जो इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी क्या वो सेम होगी? तो हाँ बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो v1 cos θ1 है, मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है वो ये वाली वेलोसिटी के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट्स के, ये अलोंग द लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग है ना। ये जिस लाइन के अलोंग है ये दोनों पार्टिकल्स, उसी लाइन के अलोंग ये दोनों वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, है ना, अलोंग दिस लाइन विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली वेलोसिटी बराबर है इस वाली वेलोसिटी के, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग इन दोनों पार्टिकल्स वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं v2 cos θ2 बराबर हो जाएगा v1 cos θ1, है ना। अब क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होगी तो क्या होगा? मान लीजिए इस v1 cos θ1 ज्यादा हो गया, v2 cos θ2 मतलब कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि टूट जाएगा।
बॉडी टूट जाएगा, मतलब ये ज़्यादा तेज़ भागेगा, एकदम तेज़ी से मतलब उसको मैचअप नहीं कर पाएगा तो टूट जाएगा। ये ज़्यादा है, ये कम है ना? तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। मतलब ये रिजिड बॉडी कहलाएगा ही नहीं फिर। मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए ताकि ये समांतर रूप से है ना इन दोनों की वेलोसिटी रहे। अगर इन दोनों की वेलोसिटी वैसी नहीं रहती है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं रहती है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये ब्रेक कर जाएगा, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पे कॉम्प्लाई नहीं करेगा। इन दोनों पॉइंट्स की दूरी सेम रहेगी, इन दोनों पॉइंट्स की अलोंग द वेलोसिटी सेम रहेगी। मैं ये वाली वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली वेलोसिटी मैं अलोंग द लाइन जो है, अलोंग द लाइन वाली वेलोसिटी, मतलब इस लाइन के अलोंग वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। बाकी ये वाली वेलोसिटी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लीजिए ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वाली वेलोसिटी कम है तो ऊपर जाएगी, ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है तो नीचे जाएगी। मैं इन दोनों वाली वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलोंग द लाइन वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ये दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी, ये दोनों वेलोसिटी बराबर है ना। ये वाली वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा कि ये वेलोसिटी बराबर होंगी कि नहीं, मगर ये दोनों वेलोसिटी हमेशा ही बराबर होंगी। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए इतना सब कुछ समझने के बाद हम समझते हैं कि है ना कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका 2 इफ़ेक्ट होता है। उसका 2 इफ़ेक्ट होता है ना? उसका एक जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है लीनियर इफ़ेक्ट। एक इफ़ेक्ट होता है लीनियर इफ़ेक्ट और दूसरा इफ़ेक्ट होता है रोटेशनल इफ़ेक्ट। एक होता है लीनियर इफ़ेक्ट और दूसरा इफ़ेक्ट होता है रोटेशनल इफ़ेक्ट। देखिए, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेन सरफेस है ना? अब इसमें मैंने फोर्स लगाया, ये मूव कर रहा है। तो ये जो मैंने फोर्स लगाया ना, ये तो एक लीनियर इफेक्ट है ना, ये क्या है, लीनियर मोशन है। ये लीनियर मोशन करेगा कि एक ही साथ जा रहा है, आराम से जा रहा है। अब क्या हुआ, मैंने रोटेशनल इफेक्ट लगा दिया, मैंने किसी बॉडी को घुमा दिया है ना, वो बॉडी घूम रही है। अब ये जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन मैं इसे किस तरह से समझाऊं कि रोटेशनल मोशन को इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है ना, उसे मैंने हिंच कर दिया, इट इज हिंच्ड है ना। मतलब एक पॉइंट के मतलब ये इसका क्या है, एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो बॉडी है इस पॉइंट के अराउंड मूव करेगी, लेट से ओमेगा से। तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि ये एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो आप लोगों ने सर्कुलेशन मतलब सर्कुलर मोशन वाली वीडियो में है ना, सर्कुलर मोशन तो आपने पढ़ा ही होगा। जब रोटेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये ओमेगा से मान लीजिए रोटेट कर रहा है। तो आपने ओमेगा के बारे में जानते ही होंगे कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग को ओमेगा के बारे में पता होगा, सर्कुलेशन वाली सर्कुलेशन सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, तो ओमेगा के बारे में आप जानते होंगे, थीटा के बारे में जानते होंगे, अल्फा के बारे में जानते होंगे। थीटा क्या होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर है ना एंगुलर पोजीशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। थीटा एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहिए, और ये जो अल्फा है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी है ना, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे अब हम लोग, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की। लीनियर मोशन में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम लोग ओमेगा की जगह वेलोसिटी लेते थे। वेलोसिटी बराबर कितना होता था, डी एस बाई डी टी है ना। एस क्या होता था, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, इस बार एस क्या है, थीटा है। और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना होता था, डी बाई डी टी। मगर ये रोटेशनल मोशन है और आपने अच्छा खासा रोटेशनल मोशन पढ़ रखा है। मगर ये मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ है ना, अब हम लोग क्या, हमने अच्छा खासा रोटेशनल मोशन पढ़ा है, अब हम उससे एक स्टेप और आगे जा रहे हैं है ना। वो मैं आप बताता हूँ, तो आप लोग समझ चुके होंगे रोटेशनल मोशन और ये लीनियर मोशन की कहानी है। तो ऐसे जो मोशन कहते हैं, मान लीजिए ये एक मोशन है, एक कर्व पाथ है, इस पे चल रही है ना। तो लेट से है ना यहाँ पे भी मोशन हो रहा है ना। तो इन सब तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एक ही साथ बॉडी चल रही है, सारे बॉडीज की जो, सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो एक ही साथ मूव ऑन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल, हाँ ट्रांसलेशनल ही कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं है ना। बट ऐसे मोशन को जो रोटेट कर रही होती है, जो क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। मोशन तो आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, तो आपने, आपको रोटेशनल मोशन आता है।
तो ये वाला जो रोटेशनल मैकेनिक्स है इसमें आरबीडी में रोटेशनल मोशन को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, है ना। तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन आपने पढ़ा है, लीनियर मोशन, है ना। अभी तक तो हमने ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन भी आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब कि अच्छा खासा आता है ना। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक अलग तरह की मोशन के बारे में, है ना। मान लीजिए वही बॉडी है मेरे पास, है ना। लेट्स से मेरे पास ये क्या है, एक बॉडी है ना। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया, है ना। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है, लेट्स से ओमेगा से ये रोटेट कर रही है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। इतना क्लियर है ना। अब ना तो ये सिर्फ रोटेट कर रही है, प्लस ये मूव भी कर रही है ना। अब मूव किससे कर रही है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ और मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ। तो ये इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल प्लस है ना ट्रांसलेशनल। मतलब कि ये लोग लीनियर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब इस तरह के मोशन को हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, है ना। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्बिनेशन है जो ओमेगा से मूव कर रहा है, अभी वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा है ना। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो रोटेशन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। ये जो रोटेशन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये रोटेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने क्या कहा कि रोटेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉडी, है ना। ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। मतलब कितना मैग्नीट्यूड लगाया, किधर लगाया, है ना, और कहाँ पर लगाया, है ना। कितना लगाया, आप लोग इस तरह समझ सकते हैं। जो रोटेशन है किसी बॉडी का वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चौथा भी करता है, मैं अभी 3 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला कितना फोर्स लगाया, जाहिर सी बात है रोटेट करना है, फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाया। दूसरा है किधर लगाया, और तीसरा है कहाँ पर लगाया। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप लोग समझ चुके होंगे। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ, है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब किधर लगाया। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है ना। लेट्स से मैं इसे इधर रख देता हूँ, ये बॉडी है ना। तो ये जो है मेरे पास, तो मैं इसको एक लीनियर मोशन कराने के लिए मैं इसे आराम से ऐसे है ना पुश कर रहा हूँ, ऐसे धक्का दे रहा हूँ। तो इजिली इसका ये है ना मूव कर रहा है, एक ही साथ सारे पॉइंट्स साथ में मूव कर रहे हैं। मगर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे रोटेट करने के लिए मैं इसके इस पॉइंट को है ना यहाँ पे फोर्स लगा लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगाया था ये थोड़ा उड़ गया। ये जो मेरा हाथ का सरफेस है वो थोड़ा मतलब कि प्लेन सरफेस नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। तो मैंने इसके इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो ये एक तरह से मैं इसे रोटेट कर पा रहा हूँ। ऐसा मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का इस्तेमाल किया, मतलब मैंने एक स्पेसिफिक जगह पे लगाया, एक स्पेसिफिक जगह पे फोर्स लगाया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोर्स लगाया, उस फोर्स का एप्लीकेशन उस पॉइंट पे किया, तो ये बॉडी रोटेट करने लगी, है ना। ये बॉडी क्या करने लगी, रोटेट करने लगी, है ना। तो मैं इतना आप लोग समझ गए कि कितना लगाया, किधर लगाया और कहाँ पर लगाया। एक चौथा फैक्टर और डिपेंड करता है, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि जो बॉडी मूव कर रही होती है। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है, यहाँ पे मैंने एक कील ठोक दिया, हिंज्ड, है ना। मैंने एक कील ठोक दिया। अब इसके अलोंग एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है ओमेगा से। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। या फिर आप लोग ये समझ एक इस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सिस है, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक मान लीजिए एक रॉड है ना। अब ये जो रॉड है ना, ये जो एक्सिस है ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ये जो एक्सिस क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये जो रॉड है ये इस एक्सिस के अलोंग मूव, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है ओमेगा से। मतलब मैंने इस रॉड को इस एक्सिस में हिंज कर दिया,
और दूसरा मैंने क्या किया कि इस रॉड, ये जो रॉड है ये इस एक्सिस के अबाउट मूव करने लगा, और ये एक्सिस क्या हुआ हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब यही हुआ कि जब कोई बॉडी है ना रोटेट करने लगी एक गिवन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जब भी कोई गिवन जो बॉडी है, गिवन बॉडी है ना, कोई भी बॉडी, लेट्स से ये एक रॉड है, ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, फिक्स पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सर्कल कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, देखिए रोटेशनल मोशन करें तो जाहिर बात है सर्कल करेंगे। अब ये जो सर्कल कर रहे हैं वो एक गिवन फिक्स पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, है ना, उसके अराउंड कर रहे हैं, उसके चारों तरफ कर रहे हैं सर्कल, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतना हम लोग समझ चुके हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, बढ़िया से आपने सब कुछ समझ लिया होगा, ओमेगा थीटा अल्फा ये सब आप लोग को आता होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ना कि इसके एग्जांपल्स के बारे में, कि ये जो रोटेशन मैकेनिक्स है इसका क्या क्या एग्जांपल होगा। एक तो एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं सीलिंग फैन। आपने अपनी जो छत पे जो ऐसे जो सीलिंग पे जो फैंस लगाई जाती है ना, तो वो जब फैन मूव करती है ना, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सीलिंग फैन है। अब ये एक सीलिंग फैन है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मगर लेट्स से इसी से काम चला लेंगे। ये सीलिंग फैन क्या करता है, मूव करता है, इसके जो ये तीनों जो पंखे हैं, ये तीनों पंखे के जितने भी पॉइंट्स है वो सर्कल कर रहे होते हैं, है ना। सर्कल किसको कर रहे होते हैं, एक गिवन फिक्स्ड एक्सिस को, एक गिवन ये जो एक वर्टिकल लाइन है इसी के अराउंड सब मूव कर रहे होते हैं, इसी के अराउंड सब रोटेट कर रहे होते हैं। ये जो गिवन फिक्स लाइन है जिसके अराउंड सब मूव कर रहे हैं, जिसके अराउंड सब सर्कल कर रहे हैं, है ना, जिन पॉइंट्स ये जितने पॉइंट्स इस के अराउंड सर्कल कर रहे हैं, जितने पॉइंट सर्कल कर रहे हैं ना, इन सब का जो सेंटर है वो क्या है, यही वर्टिकल लाइन है, यही वर्टिकल लाइन है। तो इसी लाइन को है ना ये क्या हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, ये फिक्स्ड लाइन क्या हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया AOR। इसी के अलोंग या फिर इसी के अबाउट, अलोंग नहीं इसी के अबाउट जो हमारे जो वो जो बॉडी था है ना, वो मूव कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था, इसी के अबाउट क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था वो फैन। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। या फिर आपने स्पिनर का एग्जांपल दिया देखा होगा, एक स्पिनर था, उससे हमने क्या करते थे, नचाते थे, उसके एक फिक्स पॉइंट को हम लोग पकड़ लेते थे और उसी के अराउंड मूव करता था वो स्पिनर। स्पिनर भी आप छोड़ दीजिए, आपने लट्टू देखा होगा है ना, लट्टू भी एज ए एग्जाम्पल, आपने बेब्लेड देखा होगा, बेब्लेड ऐसे आपने चलाया होगा है ना, तो बेब्लेड इज ऑल्सो एग्जाम्पल, नहीं चलाया होगा तो आपने देखा होगा बेब्लेड बहुत ही अच्छा एक एनीमे था। तो बेब्लेड हम देखा करते थे, तो उसमें क्या था, एक फिक्स पॉइंट रहता था उसी के अराउंड है ना, बॉडी मूव करती थी। तो वो आपने रोटेशनल मोशन का एग्जांपल अपने डेली लाइफ में तो ज़रूर देखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं देखा होगा। आपके घर में पंखा होगा, फैन होगा, है ना? और टेबल फैन होगा या फिर किसी भी तरह का, मतलब कि आपने देखा होगा कि एक फिक्स पॉइंट होता है, उसी के अराउंड मूव करते हैं और वही फिक्स पॉइंट हमारा क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छे से मैंने आप लोग को रोटेशन मैकेनिक्स समझा दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो अब हम लोग अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, है ना? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, है ना? इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना? तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ, है ना? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक 5 केजी का बॉल है, जिसका मास, एक बॉल है जिसका मास है 5 केजी, है ना? एक 5 केजी का मेरे पास क्या है, एक बॉल है। और यहीं पे है ना, यहाँ पे मेरे पास एक 50 केजी का 50 केजी का एक भारी भरकम सा मेरे पास एक पत्थर है 50 केजी का। दोनों इनिशियली रेस्ट पर है और दोनों को मुझे है ना 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी है। 10 मीटर पर सेकंड की मेरे को क्या देनी है, दोनों को वेलोसिटी देनी है ना। या फिर आप ये कह लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड की मुझे इन दोनों को स्पीड देनी है। तो मेरे को 10 मीटर पर सेकंड की इन दोनों को क्या देनी है, स्पीड देनी है। तो अब बताइए कि जब आप दोनों को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देंगे तो किसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत लगेगी, या फिर किसमें आप लोगों को ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा, या फिर किसमें आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देने में, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग का जवाब होगा कि 50 केजी का जो मास है उसको हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड देने में ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। मतलब हमें ज़्यादा मुश्किल लगेगा, हमें ज़्यादा परेशानी होगी 50 केजी वाले को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देने में।
बनिस्बत की 5 केजी वाले को। 5 केजी के बॉल को तो ऐसे ही ऊपर में उछाला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हम लोग इसे ईज़िली दे सकते हैं, है ना? 5 केजी वाले बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देने में हमें कोई भी ज़्यादा कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा परेशानी सहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुश्किलें सहने की ज़रूरत नहीं है। मगर 50 केजी वाले मास में हमें ज़्यादा मुश्किल सहने की ज़रूरत है, ज़्यादा कष्ट सहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑब्ज़र्वेशन निकल के आता है? यहाँ पे हमारा ऑब्ज़र्वेशन निकल के आता है कि जिसका मास जितना ज़्यादा है इधर, इधर जिसका मास जितना ज़्यादा है, उसको ये जो स्पीड है, वो देने में ज़्यादा कष्ट सहना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो कष्ट सहना है, यहाँ पे जो कष्ट झेलना है ना? ये जो कष्ट है, यहाँ पे जो कष्ट झेलना है, वो मास पर डिपेंड कर रहा है कि जिसका मास जितना कम है, उसमें कम कष्ट झेलना पड़ रहा है और जिसका मास जितना ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है ना? मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरे को है ना किसी भी पार्टिकल को मेरे को उसको काइनेटिक एनर्जी देनी है ना? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना? हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कष्ट झेलना है वो प्योरली किस पे डिपेंड करेगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी को कष्ट देना किस पे डिपेंड करेगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी को देने के लिए जो कष्ट झेलना है वो प्योरली मास पर डिपेंड करेगा। कि अगर मान लीजिए मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी देने में हमें ज़्यादा मेहनत और मुशक्कत करना पड़ेगा और अगर मास कम है ना? अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी देने में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी है ना? देने की ज़रूरत नहीं है और अगर मास ज़्यादा है तो है बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब कि हम लोग को एक मेहनत करना पड़ेगा या फिर मुश्किल होगी, है ना? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जिसका मास जितना ज़्यादा है, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ी है, ज़्यादा अपनी एनर्जी देनी पड़ी है। अब देखिए जिसका मास जितना ज़्यादा है, उस पे हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो 10 मीटर पर सेकंड की इन दोनों सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इनमें से जिनका मास जितना ज़्यादा होगा, उसमें हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देने के लिए, है ना? और ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी तो हमें थकान होगी, हमारा ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा तो हमें क्या होगा? थकान होगा। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि एक 50 केजी वाले पत्थर को अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देते हैं, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको देते हैं, उसको फेंक देते हैं, है ना? तो आपको ज़्यादा मेहनत आप थक जाएँगे आप, मतलब कि आपका हाथ है ना कम से कम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगेगा, थक जाएँगे बुरी तरीके से, है ना? तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्ज़र्वेशन निकल के आता है कि ट्रांसलेशनल मोशन, है ना? ट्रांसलेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन में जो कष्ट सहना है ट्रांसलेशनल मोशन में जो कष्ट सहना है वो प्योरली किस पे डिपेंड करता है? कष्ट सहना, है ना? जो कष्ट सहना है वो प्योरली मास पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है ना? किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। मैंने अभी काइनेटिक एनर्जी केस दिया है, जो काइनेटिक एनर्जी को देने का जो कष्ट झेलना है वो प्योरली किस पे डिपेंड कर रहा था? मास पर डिपेंड कर रहा था। इतना लोग समझ चुके होंगे, चलिए मैं आप लोग को है ना एक और सिचुएशन देता हूँ। है ना? ये तो आप समझ गए ट्रांसलेशन मोशन की कहानी। अब आरबीडी की कहानी देखते हैं कि आरबीडी में क्या कहानी चलता है। तो चलिए अब हम लोग आरबीडी का केस देख लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे सपोज़ हम लोग एक सिस्टम ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं? एक सिस्टम ले लेते हैं, है ना? ये जो सिस्टम है ये 2 पॉइंट मासेस का है, 2 पॉइंट मासेस का है और ये जो सिस्टम है वो एक एक्सिस के अराउंड है ना रोटेट कर रहा है ना? ये यहाँ पे क्या है? हिंज्ड है ना? हिंज्ड है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये सिस्टम इस एक्सिस के अराउंड, है ना? ये क्या है? यहाँ पे हिंज्ड है ना? ये एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस है, इनका मास है m1, इसका मास है m2 और इन दोनों की जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितनी है? r2 है, इसकी दूरी है r2 और इसकी दूरी है r1। मैं परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहा हूँ, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, है ना? ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक रिजिड बॉडी है m1 m2 r1 r2 हमें मिल गया है ना? अब जाहिर सी बात है ये रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट करेगा तो ये जो m1 का मास है, ये जो m1 वाला मास है ये ऊपर जाएगा, मान लीजिए किसी वेलोसिटी v से, है ना? तो v बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ओमेगा के टर्म में अगर मैं लिखूँ v बराबर तो वो कितना हो जाएगा? ओमेगा r1। ओमेगा r1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, है ना? या सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा तो v बराबर कितना होता है? ओमेगा r होता है। इधर r कितना है? r1 है तो ओमेगा r1, है ना? ये v2 ये m2 है ना? ये कुछ इस तरह से, है ना? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा होगा। मान लीजिए ये भी है ना किसी v डैश वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, तो इसकी v डैश वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ओमेगा r2। ज़ाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा v बराबर होता है ओमेगा r, यहाँ पे r था r1 ओमेगा r1, यहाँ पे r था r2 तो यहाँ पे हो गया ओमेगा r2, इसकी वेलोसिटी ओमेगा r2, इसकी वेलोसिटी ओमेगा r1। अब हमें इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
तो देखते हैं सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कुछ इस तरह से, है ना। इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट मास का काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट मास का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ही है इन दोनों पॉइंट मासेस का, है ना। इन दोनों मासेस का काइनेटिक, इन दोनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, है ना, m1 इंटू वी का स्क्वायर। वी कितना है, ओमेगा r1, है ना। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। अब जाहिर सी बात है इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ कॉमन आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। अब चलिए, अब इसको काइनेटिक एनर्जी से कंपैरिजन करते हैं, है ना। इसे क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से कंपैरिजन करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता था हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हमारा हाफ से हाफ तो मैच कर गया, कि हाफ से हमारा हाफ मिल गया, काम खत्म। वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर का काम किसने कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ने कर दिया। यहाँ पे भी वी स्क्वायर का काम खत्म, ओमेगा स्क्वायर ने कर दिया। तो हाफ मैच हो गया, वी स्क्वायर मैच हो गया, ओमेगा स्क्वायर मैच हो गया। इधर क्या बच गया, अब क्या बचा हमारे पास, मास बच गया। तो मास का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना। ये कुछ है, लेट्स से ये समथिंग है ना। यही समथिंग हमारा क्या, किसका काम कर रहा है, मास का काम कर रहा है। हालांकि हम इसके जगह पे मास नहीं लिख सकते, ये मास है नहीं एक्चुअली। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये मास का काम कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे मास लिख देते हैं, नहीं। यहाँ पे ये जो है मास नहीं है, मगर ये किसकी जगह ले लिए, ये मास का काम कर रहा है, इसने मास की नौकरी छीन ली है, ये मास का काम कर रहा है, ये मास की जगह हो गया, ये मास, इसने मास को रिप्लेस कर दिया, मास की जगह हम इसको ले रहे हैं। ये क्या है, ये मान लीजिए समथिंग है, कुछ भी है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये मास का काम कर रहा है। तो ये हो गया हाफ मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ये क्या हुआ, ये मास का काम कर रहा है। और यही जो समथिंग है, यही समथिंग किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। यही हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकला कितना, यही हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आरबीडी में हम क्या समझते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास करता था वही काम आरबीडी में कौन कर रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमसे आरबीडी के सवाल आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे वो वाला काम कौन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गया आरबीडी में, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और आरबीडी में ये मास की जगह रिप्लेस हो जाता है, तो इसको, ये मास को कौन रिप्लेस कर देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। बराबर हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। लेट्स से यहाँ पे सिर्फ दो ही मासेस थे, मतलब दो ही पार्टिकल्स थे, है ना। तो उन दोनों पार्टिकल्स का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो लेट्स से है ना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। यहाँ पे है ना दो ही पार्टिकल्स है, दो ही पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे जोड़ा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ते जाएंगे, कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मासेस होंगे, और जितने नंबर ऑफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, है ना। एम एन आर एन के स्क्वायर तक, है ना। मतलब कि एम एन आर एन का स्क्वायर मतलब कि एन नंबर ऑफ टर्म्स तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स तक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन नंबर ऑफ टर्म्स तक का निकाला, है ना। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, कि समीशन ऑफ, है ना, समीशन मतलब जोड़ देना, है ना। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एम आई आर आई का स्क्वायर। समीशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि पूरे को जोड़ देना। ये पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करे, प्लस प्लस प्लस, है ना। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर। लेट्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना। तो मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या किया, ये जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं। तो सबके जोड़े को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, समीशन के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे समीशन लगा दिया, इसका मतलब ये कि सबको मैंने क्या कर दिया, जोड़ के, है ना, मैंने इतना ला दिया। तो ये जो क्या है, पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये जोड़ है ना। कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक, है ना। i कहाँ से लेके कहाँ तक है, i 1 से लेके n तक है ना। मैंने क्या किया, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या करते क्या, जोड़ते हुए गया, है ना। तो मैंने इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जोड़ को मैं
इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक। लेट्स से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मैं 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक लिख सकता हूँ। अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे i की जगह 2 रख देंगे या फिर i की जगह 1 रख देंगे तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। i की जगह 2 रख देंगे तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, है ना। i की जगह n रख देंगे तो, है ना, वो तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से i से लेके मतलब कि 1 से लेके, है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये क्या है? जोड़ा है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, उसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे फाइनली आपको दिखाया है कि I बराबर कितना होता है ना, समीशन ऑफ mi ri का स्क्वायर। तो फाइनली हमने ये ड्राइव कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कितना होता है? मास इनटू, है ना, r स्क्वायर, mr स्क्वायर, है ना। मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा समीशन, है ना, mi ri का स्क्वायर। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिए? 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक लिए, है ना। जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक इसका इनर्शिया जा रहा है, तो i 1 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक मैंने इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया पूरे सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो हमारा पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। i से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे, i से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक के पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इतना निकाल लिया। मेरा i कितना गया? mi ri का स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ mr का स्क्वायर, है ना। मैंने बस एम ही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू ही होती है mr का स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है? r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे जो आप लोग सोचेंगे ये r1 और r2 क्या है, r1 और r2 क्या है? ये जो r1 और r2 है, R1 and R2 are the perpendicular distances of the masses from the axis of rotation. R1 and R2 are the perpendicular distances of masses from the axis of rotation, है ना। ये इन दोनों masses के perpendicular distance है axis of rotation से, है ना। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, R1 R2 की कहानी समझ लिए। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मैंने आप लोग को मास के बारे में बताया था। तो मास, है ना, तो कष्ट झेलना, परेशानियां, मतलब कि किसी कष्ट झेलना किस पे डिपेंड कर रहा था? अभी हमारा मास पे डिपेंड कर रहा था। ट्रांसलेशनल मोशन में कष्ट झेलना किस पे डिपेंड कर रहा था? मास पे डिपेंड कर रहा था। परेशानियां झेलना मतलब कोई भी वर्क डन कराने के लिए, है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? मास पे डिपेंड। जिसका मास जितना ज्यादा था उसमें हमें उतना ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उसी तरह से आरबीडी में किसी भी बॉडी को घुमाने में, आरबीडी में किसी भी बॉडी को घुमाने में कष्ट झेलना किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में कष्ट झेलना मास पर डिपेंड करता था, वैसे ही आरबीडी में कष्ट झेलना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। इतना लोग समझ चुके होंगे। एक और चीज समझ लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना आप लोग लिख लीजिए, ये सब आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये भी लिख लीजिए कि R1 R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ मासेस के, है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी लिख लीजिए। और ये भी लिख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, है ना। और ये भी लिख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, आल्सो डिपेंड्स, है ना, आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन, आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन, है ना। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है। इतना लोग समझ चुके होंगे। R1 R2 की कहानी आपने समझ लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या काम करता है, क्या है इसका रोल है, क्या रोल है इसका, कैसे कैलकुलेट किया जाता है mr का स्क्वायर। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, इसे समझ लिया। अब इस पे हम लोग फटाफट से कुछ क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, देन इस वीडियो को फाइनली हम लोग एंड करते हैं। तो हमारे ये जो दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, एक एक्सिस दिया हुआ है ए डैश करके, है ना, ए डैश करके। और ये जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, मास 3 kg है, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, इसका मास 2 kg है ना। तो इसका हमें ये क्या फाइंड आउट करना है? इनिशिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट इनिशिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था कि इनिशिया बराबर कितना होता है ना, आई ए डैश अबाउट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मास इंटू R1 का स्क्वायर, है ना, मतलब M1, यहाँ पे दो मास है ना, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर
जहाँ पे R1 और R2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कौन है, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये दोनों A इस एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो I है ना अबाउट A डैश कितना हो जाएगा, M1 कितना है 3 kg, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर 4, प्लस M2 कितना है ये 2 kg, R2 कितना है, R2 भी 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 12 प्लस 8, तो बराबर हो जाएगा 20 के। तो I अबाउट A डैश कितना निकल गया, 20, है ना। कितना निकल गया हमारा, 20 निकल गया। इतना हमारे समझ में आ गया। अब चलिए ये निकाल लेते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसका डायरेक्शन इधर पलट दिया है, इसको पीछे कर दिया है। तो फाइंड I अबाउट बी डैश। तो I अबाउट बी डैश कितना हो जाएगा, है ना, मास इनटू क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, तो इन्हीं दोनों डिस्टेंस को हम लोग लेंगे, है ना। मास 3 kg, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर 4 मीटर, प्लस इसका मास कितना है 2 kg, इसका डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 kg इंटू 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आप लोग ये कहिएगा भाई ये तो इस डायरेक्शन में, तो इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए था, मतलब इसको तो नेगेटिव लेना चाहिए था। इसको पॉजिटिव लिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव लो। नहीं, नेगेटिव तब लेते जब ये R1 और R2, ये भी जो ये जो डिस्टेंसेस है वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तब नेगेटिव लेते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये जो R1 R2 की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये दोनों है टेंसर क्वांटिटी। क्या है, टेंसर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इधर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनर्शिया बड़ा होता है मास इंटू आर का स्क्वायर, मास भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है ना। तो यहाँ पे हमारा इनर्शिया भी क्या है, स्केलर ही है। इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो आई बी डैश अबाउट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। 1 कैसे 2, तो कितना हो जाएगा 14। इतना समझ गए। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, इस वाले क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिएगा, तभी इस वीडियो को, है ना, रिज्यूम कीजिएगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें इनर्शिया फाइंड आउट करने कहा गया है कि फाइंड इनर्शिया अबाउट ए डैश। तो इनर्शिया कितना हो जाएगा हमारा, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा मास इंटू एम आर स्क्वायर। मास कितना हमारा 2 kg, आर कितना है, आर हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इसी तरह का होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये 5 मीटर की लाइन है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 3 मतलब 5 साइन 37 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री। जाहिर सी बात है ये 37 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 साइन 37 डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती तो ऐसे मिल जाएगी कि 5 साइन 37 हो जाएगा 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कट गया तो बचा 3, है ना। तो इतना ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया 5 साइन 37, हमें ये वाला कंपोनेंट ऐसे चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा तभी इनर्शिया मिलेगा। इनर्शिया कितना हो जाएगा 2 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इनर्शिया बराबर हो जाएगा 18। चलिए इतना का काम हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे तो मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन और कहा था, मगर क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हमें इतनी लंबी रखना नहीं चाहता, इसलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को फाइनली एंड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें से क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन एक्स वाई जेड प्लेन, कि एक 2 kg का पार्टिकल है जो कि एक्स वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3,4,0। कह रहा क्वेश्चन में कि हमसे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो चलिए एक्स एक्सिस का सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बराबर हो जाएगा मास, मास कितना है 2 kg इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है हमारा, इधर आर है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ना ये वाई एक्सिस पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 इंटू 16 बराबर हो जाएगा 32। तो आई अबाउट वाई एक्सिस कितना हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 2 इंटू 9 बराबर हो जाएगा 18। आई अबाउट जेड एक्सिस बराबर हो जाएगा 2
दो कितना मास है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सिस के अबाउट यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो 2 इंटू जीरो का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू जीरो बराबर हो जाएगा 2 0, जीरो ही बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आरबीडी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो था आरबीडी का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ाया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हुआ, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा हुआ है, तो आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो मैंने आप लोग को अच्छी तरह पढ़ा दिया। जो फर्स्ट लेक्चर था ये आरबीडी का, मैं आशा करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिएगा, इन सारी चीज़ों का नोट बनाइएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए उन सारे क्वेश्चंस को सिंसियरली आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।